हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 जो आपका सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, उसका चैप्टर टू जो आपका क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। देखो, मेरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मैं आपको फुल चैप्टर इन वन वीडियो में पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको पार्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको अगर फर्स्ट चैप्टर देख रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस चैप्टर को फुल चैप्टर देख सकते हो। ठीक है, आप वहां से उसे देखकर समझ सकते हो। फिर ये सेकेंड चैप्टर देखिए। बात आती है इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा और आप लोगों को एक वीडियो के जरिए, ठीक है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी इसका पीडीएफ बनाना है, साथ में नहीं बन पाएगा, इसलिए मैं आपको इसके बाद अगले वीडियो में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट नहीं देखे हो देख लेना। अब हम लोग इसे स्टार्ट कर देते हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक जो है ना, वो आपका क्या है? सबसे पहला टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का विकास। यानी कि अगर भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है, तो आपको समझना है कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ। मतलब भारत में राष्ट्रवाद हुआ तो तभी तो इसका विकास हुआ, तभी को इसका परिचय देखेंगे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, तभी हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था। अब हमारा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि भारत में भी राष्ट्रवाद हुआ था। तो फर्स्ट है, आपको समझना है भारत में राष्ट्रवाद का परिचय। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, समझ में आएगा ना। पहला पॉइंट देखो, भारतीय इतिहास का रूप बहुत ही बड़ा है। अगर आप भारतीय इतिहास की बात करो ना, तो इसका रूप बहुत बड़ा है। अगर आप भारतीय इतिहास को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ते रह जाओगे, जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें इतने सारे महान नेता, इतने सारे मतलब अच्छे अच्छे लोग जो आपके देश को स्वतंत्र बनाया, ठीक है, जो महात्मा गांधी, मीराबाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके देश को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। तो इसलिए भारत का इतिहास का रूप बहुत ही बड़ा है। मतलब इसका रूप जो है ना, बहुत ज्यादा लॉन्ग है। ठीक है, और सेकंड आप समझो, अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक शक्तिशाली और विकसित देश था। ठीक है, देखो बात को समझना, कह रहा है कि अंग्रेजी शासन से पहले भारत एक शक्तिशाली और विकसित देश था। क्यों? क्योंकि देखना, जो अंग्रेज लोग थे ना, वो भारत में क्यों आए थे? क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया थी, अर्थात यहाँ इतने सारे सोने थे कि ये इतना ज्यादा धनी देश था कि उसका आप आकलन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जब अंग्रेज शासन आया, मतलब अंग्रेज लोग भारत में आक्रमण किए, तो इसको पूरी तरह से लूट कर खोखला बना दिया, पीतल का बना दिया। ठीक है, सोना से पीतल बना दिया। तो जैसे अगर घर है, घर में बहुत सारे सोने रखे हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। अगर उसे लूट लिया जाए तो वो शक्तिशाली नहीं होगा। तो बात वही है, अंग्रेज लोग इसे लूट लिए, तो अंग्रेज के पहले भारत एक शक्तिशाली और विकसित देश था। उसके बाद ये ना शक्तिशाली रहा ना विकसित रहा। ठीक है, अंग्रेज के पहले ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली और विकसित देश था, उसके बाद ना ये शक्तिशाली रहा ना विकसित रहा। ठीक है, पूरा समझ में आएगा, तभी आप लोग आगे जाओगे। देखो, तीसरा पॉइंट है, यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। मतलब ये जब हुआ था ना भारत में राष्ट्रवाद, तो ये वो समय था। कौन सा समय था? यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, यहां क्या नाम आया है? गुप्त साम्राज्य। ठीक है, एंड दिल्ली सल्तनत का शासन था। किसका शासन था? दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट कह रहा है, इसके कारण 1850, याद रखना, 1850 पालसी युद्ध। कौन सा युद्ध था? पालसी युद्ध हुआ। इसी के कारण जो 1850 ईस्वी में पालसी युद्ध हुआ था, नाम आपको दिख रहा है, पालसी युद्ध हुआ, और अंग्रेज बंगाल पर कब्जा कर लिया। और अंग्रेज लोग जो थे वो बंगाल पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब पालसी युद्ध हुआ तो भाई वैसे भी क्यों कब्जा किए? इंडिया वाले मतलब हार गए होंगे, तो फिर अंग्रेज वालों ने उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, या फिर कुछ दूसरे टाइप से हुआ होगा। ठीक है, अब देखो यहां तक समझ में आएगा, इसके कारण 1850 पालसी युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है।
अगला पॉइंट देखो, जिसे ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया परंतु भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र था। जिससे वहां ब्रिटिश राज्य स्थापित तो हो गया, मतलब स्थापित हो गया वहां, परंतु भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र था। ठीक है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, भले ही वहां ब्रिटिश स्थापित हो गया हो, लेकिन फिर भी भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो यहां से आपको सबसे पहले मैंने समझा दिया भारत में कुछ परिचय, किसके? राष्ट्रवाद की। भारत में राष्ट्रवाद का परिचय आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा इजी है कि आप लोग नोट बना लो। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आधा अधूरा याद करने से कोई नहीं सफल होता। आप आधा पेट खाना खाओ, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने खाना खाया है, आपको भूख ही लगा रहेगा। और अगर थोड़ा और बढ़ाकर फुल पेट खा लो, भैया आप तो कुछ कहना नहीं, दिन मेरा कट जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको आधा नहीं पूरा पढ़ना है, पूरा नोट्स बनाने हैं, अच्छे से साफ सुथरा हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अच्छे से बना लो नोट्स, फिर हमसे मिलना, ना याद हो तो। अब देखो अगला टॉपिक, देखो अगला टॉपिक है रॉलेट एक्ट। ये छोटा सा टॉपिक है, अति लघु में पूछा गया है, इसलिए मैंने छोटा सा टॉपिक ले लिया है। टॉपिक्स तो बड़े बड़े अभी पीछे हैं। ठीक है, देखो रॉलेट एक्ट के बारे में क्या समझना है। देखो रॉलेट एक्ट जो था ना 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था। देखो रॉलेट एक्ट एक कानून था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में, कब? 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर बिना किसी या फिर किसी तरह की, हाँ थोड़ा सा डिसमिस हो गया। देखो भारतीयों पर बिना किसी, लिख लो, ठीक है, बिना किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। जैसे अब देखो, अब तो मुकदमा चलता है, लेकिन पहले क्या होता था, एक रॉलेट एक्ट कानून था। रॉलेट एक्ट कानून के अंतर्गत क्या था कि भारतीय लोग जो थे, ठीक है, भारतीय लोग अगर उस पर शंका हो जाए कि ये चोर है, ये अपराधी है, तो उसे उसी शंका के आधार पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जाता था। और गिरफ्तार ही नहीं बल्कि उन्हें 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। अर्थात 1-2 महीने नहीं, 1 साल नहीं बल्कि 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था अगर उन्हें शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया तो। ठीक है, समझ में आ गया। रॉलेट एक्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर बिना शंका के आधार बिना नहीं, शंका के आधार पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर, हाँ सही, बिना रहने दो, बिना किसी मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप बिना किसी लिख लो। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया रॉलेट एक्ट के बारे में। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। देखो अगला टॉपिक समझो, जो आपका है प्रथम विश्व युद्ध। क्या है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। BIMP आप अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि पूछा जा सकता है, लघु में नहीं बल्कि दीर्घ में पूछा जा सकता है, इसलिए काफी लॉन्ग मैंने लाया है। एक एक टॉपिक एक एक स्टेप से समझाऊंगा ना कि आपकी दिमागों में से हल जाएगा। ठीक है, तो आप प्रथम विश्व युद्ध समझिए। आप पीछे जितना पढ़ा है उसे छोड़ो, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ इस पर होना चाहिए। आप जिस पर पढ़ो उसी पर ध्यान होना चाहिए। अगर ये टॉपिक मैंने पढ़ाने के बाद आगे चला तो आगे पर ध्यान होना चाहिए, पीछे पर नहीं। पीछे आपको नोट्स बनाने चले जाने हैं, बाद में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखो समझना, पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 ईस्वी में हुआ। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, समझ में आया। देखो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ था। समझ में आ गया ना? बहुत अच्छा। दूसरा पॉइंट समझो, प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों का शासन था। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो 1914 ईस्वी है। अब 1914 में भारत गुलाम था। किसका? अंग्रेजों का। ठीक है, अंग्रेजों का गुलाम था। तो अगर अंग्रेजों का गुलाम था तो क्यों? क्योंकि अगर वो गुलाम था तो इसका मतलब अंग्रेज का शासन था, और अंग्रेज का शासन था तो भाई जानते हो भारत में इतना बड़ा यार दुर्लभ आ गया था कि जो आप सही से मोबाइल चलाते हो ना, मोबाइल भी नहीं चला सकते थे, सही से गाड़ी में बैठ भी नहीं सकते थे। गोरे लोग वो थे, गोरे लोग वे लोग थे, तो कहते थे काले लोग को नीचे भेजो, ये हमारे साथ बैठने लायक नहीं है। तो इसीलिए अंग्रेज का शासन बहुत खराब था। ठीक है, अब आप
आसानी से खा सकते हो, आसानी से टहल सकते हो, आसानी से मोबाइल चला सकते हो, आसानी से सबसे बातें कर सकते हो। पहले ये नहीं था, जब गुलाम था तो ये सब नहीं था। ठीक है, भारत कर्जदार हो गया था। भारत कर्जदार क्यों हो गया था? क्योंकि जब पूरा लूट ले गए तो भाई खाएं कैसे? कर्ज लेकर खाएंगे ना। अगर आपके घर में 1 लाख रुपए है और चोर आया लूट कर चला गया तो आप क्या करोगे? खाना तो है, क्योंकि पेट हमारे पास है तो पेट नहीं मानेगा। आपको ये पेट नहीं कहेगा कि चोर लेकर चला गया चलो 2-4 दिन रहने देते हैं, ये नहीं कहेगा। आपको डेली भोजन चाहिए तो चाहिए, चाहे आप कर्जा लेकर लाओ, चाहे गांव से लाओ, चाहे आप सिटी से लाओ, चाहे दूसरे देश से लाओ, लेकिन आपको चाहिए, भोजन तो चाहिए। क्योंकि अगर आपको जिंदा रहना है, और सभी लोग सोचते हैं मैं जिंदा रहूं, 100 वर्ष जीऊं, 120 वर्ष जीऊं, ठीक है, तो ऐसे में भारत कर्जदार हो गया था। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगला देखो पॉइंट, सीमा शुल्क बढ़ाया। जो उसका सीमा शुल्क है ना उसे बढ़ा दिया गया। ठीक है, एंड आयकर प्रारंभ किया गया, और आयकर को प्रारंभ कर दिया गया। सीमा शुल्क को तो बढ़ा ही दिया गया, बट आयकर को भी प्रारंभ कर दिया गया। यह अगला पॉइंट देखो, जिससे भारतीयों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब ये सब भारतीय के लोग के लिए किया जाता था। ठीक है, भारतीय के लिए सब किया जाता था कि भारतीय लोग अपने इंडिया को ही छोड़कर चले जाएं, ऐसा सोच रहे थे वो लोग, अंग्रेज लोग। तो जिससे भारतीयों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन जो समस्याओं से सामना करते हैं वही आगे जाते हैं। तो ये लोग मतलब भारतीय इतना ज़्यादा समस्या का सामना किए, लेकिन फिर भी डरना नहीं है, जीतना है, जीत कर दिखाएंगे, अंग्रेजों को भगा के दिखाएंगे। तो आप आगे देखो 1913 से 1918 के बीच वस्तुओं की कीमत 2 गुनी हो गई। ओहो, बहुत ज़्यादा दुर्लभ था भाई, इतना ज़्यादा दुर्लभ तो मैंने देखा नहीं। देखो 1913 से 1918 यानी कि 5 साल 6 साल, इतने ज़्यादा 5 साल के बीच यानी कि वस्तुएं 2 गुना हो गई। भाई 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में, 200 की चीज़ 400 रुपये में। ओहो, अगर आप 2 रुपये की बिस्कुट लेते हो तो वो 4 रुपये में। कैसे खाएं? पहले के लोग इतना कमाई नहीं होती थी, पैसे में कमाया जाता था। अब आप रुपए कमा रहे हो, 100 रुपये 150 रुपये कमा लेते हो, 250 रुपये 300, पहले 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसे 10 पैसे, ठीक है, ऐसे कमाया जाता था। ठीक है, ऐसे में कैसे खर्चा चलता? घर का खर्चा कैसे चले? उधर बच्चे रो रहे हैं, खाना चाहिए, उधर वस्तु 2 गुनी है। एक नमक लाना हो तो नमक भी अभी देखना इतना ज़्यादा दाम बढ़ा दिया गया कि एक नमक खरीदने में तो आफत आ गई थी, और वस्तुएं की बात छोड़ दो। अभी समझना, अभी आगे इतनी सारी कहानी समझाऊंगा ना कि आप कहोगे यार एकदम दिमाग में बैठ गया, कोई नहीं रोक पाएगा आपको समझने से। अगला पॉइंट देखो, 1918 से 1919, 1918 एंड 1919 और 1920 से 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों की फसलें खराब हो गई। इसी बीच में ये भी आ गया क्या कि 1918 से 1919 एंड 1920 से 1921 यानी कि 1918 से 1921 तक की बात है। ठीक है, में देश की बहुत सारी फसलें भी खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। अब देखो, किसी के मतलब कोई गरीब था तो उसके पास 5 बीघा खेत था। अब 5 बीघा खेत की फसलें खराब हो गई। वो सोच रहा था कि मैं इससे कुछ करूंगा, मेरी परिवार इसे खाएंगे, थोड़ा बेच देंगे, कुछ बनवाएंगे। ठीक है, ऐसे में पूरा जब फसल ही खराब हो गया तो अब क्या किया जाए? ऐसे में और ज़्यादा कर्जदार हो गया, क्योंकि जब इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना तो अपनी अंदर से नहीं, आपके पिताजी जब इतने सारे सामना से अगर करते हो ना तो उनके अंदर झांक के देखो, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। आप तो आराम से खा रहे हो, कहीं से ला रहे हैं, लेकिन एक ठेला चलाने वाले व्यक्ति से पूछो कितना दर्द होता है। ठीक है, अभी नहीं समझ पाओगे, कुछ दिन बाद खुद ब खुद समझ जाओगे, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, उसी समय फ्लू का महामारी फैल गया। उसी समय ये भाई भी आ गए। फ्लू जैसे कोरोना वायरस था वैसे फ्लू एक महामारी था। ये तो कम था यार, ये तो पूरा कितने लोगों को तबाह कर दिया, उसकी गिनती नहीं की जा सकती थी। ठीक है, इसी कारण या उसी समय फ्लू महामारी फैल गया। अब क्या किया जाए? देखो बहुत ज़्यादा दुर्लभ था उस समय। देखो यहाँ अगला पॉइंट समझो, 1921 की जनगणना के मुताबिक जो आपका दुर्भिक्ष
यानी कि जो भिक्षा मांगने वाला, और महामारी से 120 से 130 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। यानी कि फ्लू के महामारी से 120 से 130 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। समझना, एक परिवार है, अभी आप लोग यार सोचोगे कैसे चलता है। एक परिवार है, ठीक है, उसके माता हैं, उसके पिता हैं, उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक है, एक बेटा, 2 बेटा, 1 बेटी। अब इसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो ये माता क्या सोचेगी, इस 3 बच्चों को कैसे खिलाएगी। फ्लू नामक बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई तो इन 3 बच्चों को कैसे खिलाएगी। दाम 2 गुना हो गया, नमक भी नहीं ले पा रहे हैं, भिक्षा नहीं मिलेगा तो ये कैसे खिलाएंगे। इसी कारण और सारे लोगों की भी मृत्यु हो गई, इन 3 बच्चों की भी मृत्यु हो जाएगी, इनके माता की भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये महामारी में क्या सब कुछ बंद था, क्या करें सोच रहे थे। तो इसी कारण भैया बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई थी और 120 से 130 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। इसी में से तो कुछ लोग भूख से मर गए होंगे, कुछ लोग महामारी से मर गए होंगे, कुछ लोग चिंता से मर गए होंगे, मतलब मर गए, स्वर्ग मिल गया बस। ठीक है, अगला देखो, अगला पॉइंट देख लो। लोगों की उम्मीद थी कि यह युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। लोगों की मतलब आशा थी कि ये प्रथम विश्व युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, देश पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत दिन तक चला प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप इतना नोट कर लो, एक एक पॉइंट नोट कर लो, पीडीएफ आपको जल्द दिया जाएगा, कोई दिक्कत मत करो यार। ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप कभी सोचोगे कि इसने पढ़ाया था, कोई सर थे जिन्होंने पढ़ाया था। ठीक है, तो आप इतने पॉइंट्स नोट कर लो। मैंने कितने पॉइंट्स बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पॉइंट बताए हैं। 10 पॉइंट आप नोट कर लो और अगर बोर्ड एग्जाम में और अच्छे से लिख दोगे, मतलब थोड़ा विवरण कर देना। जैसे उसी समय फ्लू की महामारी तो आप कह दो, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उसी समय फ्लू नामक महामारी फैला जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और ऐसे आप बहुत लिख सकते हो, इतिहास है। ठीक है, कोई मैथ नहीं है कि फार्मूला लगाना पड़ेगा। चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं। इस लेसन में ज्यादा से ज्यादा जो गांधी जी के आंदोलन थे वो हैं। ठीक है, मतलब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का मतलब, यानी कि सत्याग्रह का मतलब यही है, सत्याग्रह आंदोलन जो मैं बताने जा रहा हूं। समझना, ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब देखो, धीरज रखो। देखो, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति, सत्य मतलब सत्य, आग्रह मतलब आग्रह करना, सत्य की तरफ आग्रह करना। ठीक है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है लेकिन आप उसे सत्य की तरफ आग्रह करो कि वो भी सच बोले। ठीक है, यही है इसका अर्थ। लेकिन अब समझो हमारी भाषा में, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था या जाता है। सत्याग्रह के विचार में मतलब सत्य की शक्ति, जो अगर आप सत्य बोलोगे तो आपके अंदर समझो एक शक्ति है, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। जोर दिया जाता था कि हर एक व्यक्ति सच बोले, सच के सिवा कुछ ना बोले। इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर जो आपका उद्देश्य है वो सच्चा है, उसमें कोई झूठ नहीं है, आपका 100% प्योर है, सच्चा है। ठीक है, सच्चा है। यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, अगर आप संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो लेकिन अन्याय के खिलाफ कर रहे हो, मतलब अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, सत्यग्राही केवल अहिंसा के सहारे पर ही अपने संघर्ष में सफल हो जाते हैं। जो सत्य बोलता है हमेशा सत्य बोलता है, सत्यग्राही केवल अहिंसा मतलब अहिंसा करके अपने संघर्ष में सफल हो जाते हैं, झूठ बोलकर नहीं होते, सत्य की राह पर चलते हैं। चाहे जितने कांटे बिछाए हो वो हमेशा सत्य बोलेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे, उनके मुख से कभी झूठ नहीं निकलेगा। ठीक है, सहारे सफल हो जाते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझकोड़ना होगा। मतलब जो झूठ बोलने वाले शत्रु हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, सत्य बोलने के लिए झिझकोड़ना पड़ेगा। आप सत्य बोलो, सत्य के सिवा कुछ मत बोलो। तो यहाँ आप नोट कर लो कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे
भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं एंड इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझकोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट बना लो, ठीक है, नोट बना लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए नोट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आंदोलन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को समझिए। असहयोग आंदोलन क्या है समझ जाओगे, 2 मिनट का काम है। देखो असहयोग, देखो गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज क्या लिखा है, हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था, मतलब ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, किसका? महात्मा गांधी जी का। क्या नाम है पुस्तक का? हिंद स्वराज। और किस ईस्वी की बात है? 1909 ईस्वी की, ठीक है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कहा था, क्या कहा था अब समझो, कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ। भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ। मतलब अगर कोई आपके घर में रहता है, कोई मतलब बाहर का रहता है, ठीक है, कोई बाहर से आया, दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, कलकत्ता कहीं से आया, तो वो अब आपके घर में रह रहा है, तो क्या वो जबरदस्ती रह रहा है? तुम्हारे घर के किसी ना किसी सदस्य का आर्डर होगा कि इसे रहने दो, एक अच्छा व्यक्ति है, ये कभी गलत नहीं करता है, तभी वो आपके घर में रह रहा है, वरना उसकी इतनी औकात नहीं कि आपके घर में हल्के दिखा दे, आपके घर के अंदर जाके दिखा दे। तो इसी प्रकार से भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। भारत में कुछ ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश से मिले हुए थे, जिससे उन्हें फायदा हो रहा था। तो अब जब उन्हें फायदा हो रहा था तो ब्रिटिश शासन को अपने देश में आया तो उन्हें जगह दिया, उनको घर दिया कि आप यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए भारतीयों के सहयोग से ही ब्रिटिश शासन वहां स्थापित था, वरना उसकी इतनी औकात नहीं कि वो यहाँ हल्के दिखा दे, ठीक है। अब देखो आगे, और यह शासन इसी सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भी, ठीक है। अब देखो समझना, दिख रहा है, देखो स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग वापस ले लिया जाए, मतलब अगर यह सहयोग वापस ले लिया जाए तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ठह जाएगा और स्वतंत्रता की स्थापना हो जाएगी। अब देखो, अगर जो लोग मतलब ब्रिटिश लोग को जगह दिए हैं उनको क्या किया जाए, अगर उनको जगह ना दिया जाए तो वो शासन जो है ना, ब्रिटिश शासन 1 साल के अंदर खराब हो जाएगा, वो अपने घर भाग जाएंगे, यहाँ रह नहीं पाएंगे। इसीलिए अब वो तो लिया नहीं गया और स्वतंत्रता की स्थापना हो जाएगी और भारत में स्वतंत्रता की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, छोटा छोटा पॉइंट है, नोट कर लो, ठीक है। आप इसी को बड़ा कर सकते हो, ठीक है। जैसे समझो, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ, अभी आप लोग समझ जाओगे कैसे बड़ा किया जाता है। इसी टॉपिक को मैं बड़ा करके समझाता हूँ, 1 पेज लिख दोगे। महात्मा गांधी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में 1919 में महात्मा गांधी ने कहा, अर्थात महात्मा, अब देखो इसी को मैं बड़ा बनाता हूँ, महात्मा गांधी जी ने कहा था अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी स्वराज में, ठीक है, 1919 ईस्वी में उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि, देखो इतिहास है, सब कुछ बना के लिख दो, भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित है। यानी कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है, भारत के लोग जो है ना उनको जगह दे रहे हैं, इसीलिए जो ब्रिटिश शासन है भारत के सहयोग से स्थापित है। ऐसे आप बहुत बड़ा लिख सकते हो, ठीक है। चलो फिर अब अगला टॉपिक देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन को कैसे समझोगे, अभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओनली 2 मिनट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो समझना, देखो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, कब की बात है,
प्रथम विश्व युद्ध, मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सब बातें प्रथम विश्व युद्ध की हैं, क्योंकि खिलाफत आंदोलन भी प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसी विश्व युद्ध था ना कि पूरा इंडिया को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि सामान 2 गुना हो गया था, फ्लू नामक रोग फैल गया था, एंड नमक भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया था। तो ऐसे में भारत को पूरा बर्बाद कर दिया था, एक सोने की चिड़िया से खोखला चिड़िया बना दिया था, ठीक है। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बातें हो रही हैं और आप लोगों को सभी को नोट्स बनाना है और नोट्स को आप लोगों को टाइम टू टाइम पढ़ना है, ठीक है। सुबह उठकर आप लोग पढ़ लो, शाम को एक बार पढ़ लो, ऐसा हो जाएगा ना कि दिमाग से कभी बाहर निकलने वाला नहीं है। अगर निकल जाएगा ना तो फिर हमारी वीडियो है देख लेना, दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 से 4 बार देखो, आपके पास 1 साल समय है, 1 साल में आप बहुत कुछ कर सकते हो। 1 घंटे में आदमी तो पूरा दुनिया हिला देता है, आपके पास 1 साल का समय है, ठीक है। अगर आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करोगे तो इतना ज्यादा समय है, आप 4 बार खत्म कर सकते हो क्लास 10th का सिलेबस, 4 बार, ठीक है। क्लास 12th में मैं था ना तो 3 बार सिलेबस खत्म कर दिया था, ठीक है। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन समझो, जो इंडिया पर शासन कर रहा था, ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान, देखो समझना, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जो तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाले वादा, ठीक है, जो तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाले वादा, खिलाफी को भारतीय मुसलमान विश्वासघात के रूप में देखते थे। कौन देखते थे? जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा, जो ब्रिटेन लोग थे ना, वो भारतीय मुसलमान को, जो भारत के मुस्लिम जाति है, उन्हें विश्वासघात के रूप में देखते थे। बट ये क्या हुआ ना कि तुर्की था ना, वो भी तो मुसलमान था। अब समझना, अभी समझ में आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुरंत समझ में आएगा। देखो, क्योंकि तुर्की का सुल्तान इस्लामिक दुनिया का खलीफा था, मतलब तुर्की का जो सुल्तान था वो भी एक इस्लाम था, एक मुस्लिम जात था। तो ऐसे में एक आंदोलन शुरुआत किया गया। क्यों? क्योंकि ऐसे में भाई वो सुल्तान है, तो ऐसे में उन्हें तो चिढ़ लगेगा ही, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया, प्रारंभ किया। क्या किया? कब की बात है? 1920 ईस्वी की बात है। 1920 ईस्वी में जो भारतीय मुसलमान थे, जो भारत के मुसलमान थे, वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ। क्यों? क्योंकि भारत के लोग, यानी कि भारत के मुस्लिम जाति को ब्रिटिश लोग कहते थे कि ये विश्वासघात लोग हैं, मतलब इंडिया के साथ विश्वासघात करते हैं। क्यों कहते थे? क्योंकि वो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा देते, और आपस में लड़ जाते। जैसे जब घर में है ना, घर में जैसे घर है, उसमें 5 लोग हैं, परिवार है, और जब आपस में 5 परिवार लड़ेंगे ना, तो वो घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, दूसरे बाहर के मजे लेने आ जाएंगे। उसी तरह से यहाँ है, इंडिया के जो हिंदू जाति है और मुसलमान जात आपस में लड़ाई करेंगे, और ब्रिटिश लोग क्या करेंगे, पूरा लूट के चले जाएंगे, और हो सकेगा तो इन सबको मार के भगा के पूरा कब्जा कर लेंगे। क्या कर लोगे? आपस में लड़ रहे हो, आपस में मर जाओ, ठीक है। ऐसे में आपको ये समझना है, इसीलिए ये आंदोलन शुरुआत किया गया। कौन? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के प्रति यही है कि जो भारतीय मुसलमान थे वो खिलाफ कर रहे थे किसका? ब्रिटिश शासन का। बस इतना समझो, मेन अर्थ समझ लो, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। आप इसमें चाहे जो भर दो, पूरा रामायण भर दो, कोई नहीं आपको पूरा नंबर देगा, लेकिन मेन बात समझो, ठीक है। बस इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, देखने को मिल सकता है। ऐसी बात नहीं कि मैं पेपर बनाता हूं, ठीक है, ऐसी बात नहीं, आपको देखने को मिल सकता है, मैं भी अनुमान लगा रहा हूं, ठीक है। जैसे एक टीचर होता है, दूसरा टीचर होता है, दोनों का मन हो सकता है, जो दिमाग है ना, एक जैसा हो, ठीक है, ऐसे में हो सकता है दे दिया जाए। तो यहां BIMP लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग लिख लो अपना नोट्स में, नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। अब देखो समझाता हूं। देखो नाम क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो यहाँ एक जलियांवाला बाग है, अर्थात बगीचा है, और वहां हत्याकांड हुआ था, अर्थात बहुत सारे लोग मारे गए थे, यानी कि एक हत्याकांड है। और हत्याकांड 2-4 लोगों की मृत्यु से नहीं होती है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु से उनका नाम दिया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लोग नहीं मारे जाते, 10-15 लोग मारे जाते, तो इतिहास में कभी ये छपता ही नहीं, ठीक है, इसीलिए इतिहास में इसे छापा गया है। देखो जो रॉलेट एक्ट था, अभी आपको आगे बताया, रॉलेट एक्ट बताया था ना, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में, किसके? रॉलेट एक्ट एक कानून है, कोई व्यक्ति नहीं है, कानून है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है,
अब यहाँ नाम है पंजाब। अब आप लोग एक बात बताना यार, कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने पढ़ा चुका हूं। अब आप लोग मतलब पीछे वाले वीडियो देखे होंगे तो जानते होंगे। पंजाब की, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना पंजाब की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, आपके लिए जनरल नॉलेज के बराबर है। तो पंजाब के अमृतसर जिला, कौन, पंजाब में एक अमृतसर जिला है, ठीक है, वहां की बात है कि जनता अत्यंत आक्रोशित थी, मतलब अत्यंत क्रोधित थी। अत्यंत क्या थी? क्रोधित थी। अब क्रोधित क्यों थी? अभी आप क्यों? क्योंकि रॉयलेट एक्ट के विरोध में, रॉयलेट एक्ट के विरोध में जो पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यंत क्रोधित थी। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो फिर आप लोग हमारा एक और वीडियो देख सकते हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड बाय सरमन लेक्चरर, मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। देखो, सैनिक शासन नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया था। सबसे मेन मुद्दा यही है कि जो सैनिक शासन का नियंत्रण था ना, नियंत्रण करने के लिए जनरल डायर जी को दिया गया था। जनरल डायर एक ऐसा व्यक्ति था जो मतलब जिसके अंदर दया नाम की चीज थी ही नहीं। अगर दया नाम की चीज होती तो इतना बड़ा हत्याकांड कभी नहीं होता, ठीक है। और जनरल डायर को भी मैं आपको नीचे दिखाता हूं, ठीक है। देखो उस समय, ठीक है, अगर उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में मैं होता ना तो सीधा इसी को ठोक देता, काम खत्म हो जाता। लेकिन अब निहत्थे जनता थी, क्या करें, निहत्थे जनता जो किसान थे वही बेचारे थे, ठीक है। अब उस समय जो जानते हो, जो मतलब बंदूकें होती ना, उस समय बहुत ज्यादा महंगी थी। उस समय के लोगों के लिए वो जैसे होता नहीं कि हीरा के बराबर था, कभी नहीं होते थे घर में बंदूकें और सारी चीजें, ठीक है। अब समझो 12 अप्रैल 1919, भाई अगर सही से पढ़ लो ना तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, ऐसा टॉपिक ये है, ऐसा हत्याकांड है, आंखों से आंसू गिरने लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सही से पढ़ो तो देखो 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा का प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब जो 1919 को जनता को नहीं बताया गया, वहां के जो पंजाब के किसानों को नहीं बताया गया, वहां के जो किसान थे, वहां के जनता थे, वहां के जो मतलब लोग थे, उनसे नहीं बताया गया। मतलब उनसे ये सब बताया ही नहीं गया कि सार्वजनिक सभा का प्रतिबंध लगा दिया गया नगर में। एंड जिसकी पूरी जनता को जिनको पूरी जानकारी जनता को नहीं पता था, मतलब ये नहीं पता था कि यहाँ कोई सार्वजनिक सभा का प्रतिबंध किया गया है। और किसने लगाया? जनरल डायर ने लगाया। और जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं पता था, मतलब उन्हें नहीं पता था कि ये लगाया गया है, ठीक है, वरना कुछ तो लेते चलते अपने हाथ में, ठीक है। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था। किस चीज का त्योहार था? बैसाखी का त्योहार था। अब भाई हम तो नहीं जानते बैसाखी का कौन त्योहार होता है, ठीक है, लेकिन पहले के लोग करते थे बैसाखी का त्योहार, हमें तो नहीं पता, हम तो वही दिवाली, होली एंड दीपावली यही सब करते हैं, ठीक है। तो बैसाखी का त्योहार था। इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। मतलब इसी दिन का बात है जो चल रहा है। इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए, जो सरकार वहां की थी उसकी नीति समझ में नहीं आ रही थी जनता को, ठीक है, तो उसकी नीति की विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग एक था, वहां एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। मतलब सभी लोगों को बुलाया गया, ठीक है, सभी लोगों को वहां आराम से बुलाया गया, सभी लोग आए भी, कोई दिक्कत नहीं है, आए, आराम से आए, सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए, ठीक है। अब आगे क्या हम लोग अगले पेज से देखेंगे। देखो आगे क्या है, तभी जनरल डायर, तभी जो ये सेना पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति जनरल डायर ने 200 देसी, मतलब जो 200 लोग थे, 200 सैनिक थे, सिपाही थे, वो देश के थे, और 50 गोरे लोग, गोरे का अर्थ क्या है? विदेशी थे, सिपाहियों को लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया। मतलब एक बड़ा सा बाग था, वहां एक दरवाजा लगा हुआ था, उस दरवाजे को 50 गोरे लोग, 200 देसी लोग मिलकर उस दरवाजे को रोक लिया। और फिर किया क्या? किया कि और निहत्थे जनता पर गोलियों का बौछार 10 मिनट तक किया। मतलब जो निहत्थे जनता थे, जिसके हाथों में एक छोटी सी लाठी भी नहीं थी, हाथों में बंदूक की तो बात छोड़ दो, ठीक है, उनके ऊपर
10 मिनट लगातार 10 मिनट तक गोलियों का बौछार किया गया। 10 मिनट तक अगर गोलियों का बौछार कर दिया गया तो सोचो कितनी गोलियां निकल गई। 200 देसी थे, 50 गोरे थे, साथ में जनरल डायर था और उसके मित्र तो जो होंगे उसका बात नहीं किया गया। ठीक है, अगर सोचो अगर 250 लोग हैं, 250 लोग अगर 10 गोली अगर 10 मिनट तक करें, अगर कुछ ना करें ना, अगर एक लोग अगर कितना, अगर देखो 250 लोग हैं तो आप लोग जोड़ लो कितने, अगर एक एक दो दो गोली मारे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट तक किया और हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग मर गए, मतलब उसी समय उनकी देहांत हो गई, मर गए। लेकिन असंख्य लोग जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, असंख्य इनफाइनाइट लोग घायल हो गए, घायल भी हुए, मरे भी। अब ऐसे में इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है जिसमें इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे लोग घायल हो गए, फिर भी क्या हुआ कि जो सिपाहियां गोली चलाना बंद नहीं किया। ठीक है, और इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। समझ में आया? अगर अभी भी ना समझ में आया हो ना तो एक ट्रिक है, आप इसे कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, कॉपी में नोट करने के बाद ना समझ में आया हो तो, ना आपको याद हुआ हो, कॉपी में नोट करने के बाद आप बिना देखे आप रफ में एक बार लिख डालो, जिंदगी भर याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, रफ में लिख डालो, रफली यार जो रफ होते हैं उसी में आप लिख डालो, बट हैंड राइटिंग से लिखना है, नहीं कि तेजी से लिख डालो, रफ है तो रफ की तरह नहीं, अच्छे से लिखो। अगर आप रफ में भी हैंड राइटिंग बैठा लेते हो ना तो फेड में जरूर बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आप रफ में भी कोशिश करो, आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करो। ठीक है, तो आप वैसे भी आगे जाओगे। अब देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड मैंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या? बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा ही नहीं इंपॉर्टेंट है। सबनीय आवेज्ञा आंदोलन। मैंने कहा है इसमें ज्यादातर गांधी जी के आंदोलन है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबनीय आवेज्ञा आंदोलन को। ठीक है, अब सबनीय आवेज्ञा आंदोलन को मैं पॉइंट के द्वारा समझाऊंगा। वैसे तो आपको समझ में आएगा वैसे भी, बट पॉइंट के द्वारा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ब्रिटिश राज में नमक उत्पादन पर इन लोगों का अधिकार था। जो ब्रिटिश लोग भारत पर राज कर रहे थे उनका जो मतलब नमक उत्पादन की बात किया जाए तो नमक उत्पादन पर भी उन्हीं का अधिकार था। जैसे अगर बात किया जाए आपको 1 कुंटल नमक लेने हैं 100 किलो, तो ब्रिटिश का राज था, उसकी इच्छा कहेगा तो देगा, वरना इच्छा कहे ना दे, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ उनका नहीं कर सकते हो, क्योंकि नमक का उत्पादन पर अधिकार किसका था? ब्रिटिश राज का था। तो पहला पॉइंट यही है कि ब्रिटिश राज में नमक के उत्पादन पर इन लोगों का ही अधिकार था। अब ब्रिटिश लोग ऐसे थे ना, जो ब्रिटिश लोग ऐसे थे कि वो सोचते थे कितना ज्यादा कष्ट दे दिया जाए भारतीय लोगों को कि वो कैसों ना कैसों भाग के चले जाएं, भाग जाएं, इस देश से ही भाग जाएं। बट नमक को कोई महंगा करके भारत के लोगों को नहीं हरा सकता। जीतना है तो जीतना है, चाहे आप जो कर डालो, नमक नहीं, कोई चीज ना रखो, फिर भी वो पेट पकड़ कर जी लेंगे, लेकिन आपको हार के दिखाएंगे, आपको हरा के दिखाएंगे। ठीक है, वह नमक पर अपना बहुत अधिक कर लगाता था। मतलब जो नमक है ना, नमक को इतना ज्यादा महंगा कर दिया कि जैसे सोना अब है वैसे नमक था। ठीक है, तो वह नमक पर बहुत ज्यादा कर लगाता था। अब देखो अगला पॉइंट, इसके कारण नमक बहुत ही ज्यादा महंगी बिकती थी। वह क्या टाइम था कि नमक जो आज 5 रुपए में मिलता है, 7 रुपए में, 8-10 रुपए में, वो उस समय इतनी ज्यादा महंगी मिलती थी कि एक व्यक्ति अगर नमक खरीदने के लिए जाए तो वो भी 10 बार सोचता था कि कैसे नमक लाएं। ठीक है, तो इसके कारण नमक बहुत ही ज्यादा महंगी बिकती थी। पॉइंट को समझो, अपने माइंड में रखो इस पॉइंट को। नमक के बारे में 2 लाइनों में, नमक के 3 लाइनों में नमक के बारे में ही बात की गई है। फर्स्ट में कहा गया कि ब्रिटिश राज में नमक के उत्पादन पर इन्हीं लोगों का अधिकार था। सेकेंड पॉइंट में कहा गया कि वह नमक पर बहुत ज्यादा कर लगाता था। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि इसके कारण नमक बहुत ही महंगी बिकती थी।
तो इन तीनों पॉइंट को मिलाकर याद करो कि तीनों पॉइंट याद हो जाए एक लाइन में। ठीक है, आप मिला सकते हो, आप मिला के याद करो जैसे ट्रिक होते हैं वैसे। ठीक है, अगला देखो चौथा पॉइंट, गांधी जी के नजर में नमक सबके भोजन की जरूरत थी। अब देखो, गांधी जी स्वतंत्रता तो दिलाना ही चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो जाए, बट अब स्वतंत्र करने के लिए भाई अब लोगों की जरूरत होगी ना। अब नमक के कारण लोग मर जाएं तो क्या होगा, तो इसीलिए गांधी जी सोच रहे थे कि सबके भोजन के लिए नमक की जरूरत है, चाहे वो गरीब हों, चाहे अमीर हों, या फिर चाहे हम ही हों, गांधी जी खुद हों, उनके भोजन के लिए भी नमक की जरूरत है। अगर मतलब सब्जी बनाना है तो भी नमक की जरूरत, दाल बनाने हैं तो भी नमक की जरूरत, अब अगर चाय बनाना हो तो भले नमक की जरूरत ना है। लेकिन अब ऐसे में क्या होगा अगर नमक इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। नमक के लिए मतलब गांधी जी क्या किए कि गांधी जी के नज़र में नमक जो था ना सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, सभी के भोजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ज़रूरत थी, आम लोगों के लिए नमक महत्वपूर्ण है। देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नमक रोटी खाकर जी लेंगे लेकिन भिक्षा नहीं मांगेंगे, भीख नहीं मांगेंगे। अब भाई जब नमक ही इतना महंगा है तो केवल रोटी खाकर जिएंगे क्या, वो भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गए। अब लास्ट पॉइंट समझो जो कि गांधी जी ने इसका सुझाव कर लिया, फिर ये भी आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि इसलिए गांधी जी ने गुजरात के डांडी नमक तट पर, यहां डांडी याद रखना, डांडी नमक तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। अब ऐसे में गांधी जी ने नमक को भी बना दिया। नमक को बनाकर अगर नमक को बना दिया तो ऐसे भी कानून टूट गया। कैसे, उनको नमक को कौन खरीदेगा जब गांधी जी खुद बना दिए। गांधी जी ने बनाया, सभी लोग इनके नमक खरीदने लगे और सस्ता बेचा, 1-2 रुपये 10 रुपये 5 रुपये में, वो गए माटी के भाव। तो तोड़ा, इसलिए इसे नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसे नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। एक तो सबनी अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, सेकंड नमक सत्याग्रह आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। तो ऐसे में अगर आपसे कोई पूछ ले नमक सत्याग्रह आंदोलन तो भी यही बताना है, और सबनी अवज्ञा आंदोलन कोई पूछ ले तो भी यही बताना है। क्लियर है या फिर कुछ और क्लियर करें? समझ में आया ना? बस अब आप लोग आगे देखते हैं जो टॉपिक है। देखो अगला टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो गांधी इरविन समझौता का प्रावधान। जो गांधी जी थे और एक इरविन नाम का कौन था, उसका मतलब भारत का था कुछ, अभी आपको आगे बताऊंगा। वैसे तो अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ सही है, वायसराय था। कौन सा? वायसराय, वायसराय था। ठीक है, कौन था? वायसराय। कहाँ का? भारत का। कौन? इरविन। ठीक है, इरविन था। अब इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता का प्रावधान हुआ था। वो कैसे हुआ था, कुछ पॉइंट के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जिससे मैं आपको समझा देता हूं और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा 1 मिनट में। देखो सबसे पहले तो आपको समझना है कि सबनीय अवज्ञा आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो आपका 5 मार्च 1931, ठीक है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ। और इरविन जो था ना, इरविन उस समय का भारत के वायसराय थे। कौन थे? वायसराय थे। इसका प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। इसके जो प्रमुख प्रावधान हैं वो निम्नलिखित हैं, और कौन कौन सा प्रावधान है वो अभी नीचे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको समझाऊंगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अपना नोट्स बना लेना, जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उसे बना लेना, फिर आप लोग अपना खुद नोट कर लेना, PDF दूंगा उससे आप लोग कुछ पढ़ लेना, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? सबनीय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि जो ये नाम है सबनीय अवज्ञा आंदोलन, उसे स्थगित कर दिया जाएगा।
क्यों स्थगित कर दिया जाएगा? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता है कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, तो इसीलिए गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ होगा कि इस आंदोलन को मतलब क्या किया जाए, स्थगित कर दिया जाए। कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी रहा होगा, इसीलिए कहा गया। ठीक है, अगला देखो, दूसरा पॉइंट समझना। हाँ सॉरी, देखो दूसरा पॉइंट, सरकार अध्यादेश व मुकदमों को वापस ले लेगी। जो सरकार है वो अध्यादेशों व मुकदमों को वापस ले लेगी। ठीक है, सरकार जो है ना अध्यादेशों व मुकदमों को वापस ले लेगी। और तीसरा पॉइंट है शराब जो होते हैं, ठीक है, अल्कोहल का बना होता है, शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं को दुकानों पर धरना देने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मतलब जो शराब है और अफीम है, विदेशी वस्तुओं की दुकान है, वहां जो जनता धरना दे रही है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उन्हें धरना देने दो। ठीक है, मतलब स्वतंत्र हो, धरना दो, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। अगला पॉइंट है जमानतों व जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे। जो जमानत है और जुर्माने, मतलब जो जुर्माना होता है ना, उसे वसूल नहीं किए जाएंगे। छोड़ो, क्योंकि अब नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब नई स्टेट से इंडिया ग्रो हो रहा था। ठीक है, नई स्टेज स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, पांचवा पॉइंट समझो। पांचवा पॉइंट है जो कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जो कांग्रेस था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट, समझ लो 6 नंबर पॉइंट में क्या है। 6 नंबर पॉइंट में यह है कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किए जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, देखो मैंने कहा है कि जो आपका विदेशी वस्तु है, विदेशी वस्तु के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार, जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं उनका राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किए जाएंगे विदेशी लोगों का। 7वां पॉइंट है, देखो कांग्रेस पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध जो आपका निष्पक्ष जांच की मांग को त्याग देगी। ठीक है, तो ऐसे में हम लोगों ने समझा गांधी की इरविन का समझौता का प्रावधान। अब सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि आपका ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपका छोटा मोटा कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक बच गया हो, वैसे बचा नहीं होगा, अगर बच गया होगा तो बताना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वैसे बचा नहीं है। ठीक है, आपका एंड हो गया चैप्टर। और आप लोगों को पीडीएफ की बात है तो पीडीएफ आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ दिया जाएगा। एंड आपको वीडियो को लाइक करना है, लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक अगर करोगे तो फिर अगले चैप्टर का बहुत जल्द मिलेगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो कि न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा, हर एक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। आपको पहला चैप्टर देखना है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है वो चैप्टर पढ़ा दिया गया है, अगर नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सेकंड चैप्टर आपका ये है जो आपका भारत में राष्ट्रवाद, उसे मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, थर्ड चैप्टर आपका जल्द ही आएगा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, वो भी चैप्टर आपका जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एक चीज और बता देता हूं, अगर आप लोग साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन यानी कि जो आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण, इन दोनों को नहीं देखा है तो वो उनका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसे भी देख लेना। यानी कि आप ये 2 चैप्टर और इसका एक चैप्टर ये, एक चैप्टर ये, 4 चैप्टर तैयार कर सकते हो। 2 आप साइंस के और 2 सोशल साइंस के, दोनों तैयार कर सकते हो। पीडीएफ आपको सबका मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।